दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेनेरल क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग अध्ययन कर रहे थे बच्चों हेड चैप्टर फिजिक्स का, जो लगातार जो है क्लासेस चल रही हैं। आज हम पढ़ेंगे उसी क्रम में आगे वाष्पन। वेपोरेशन। देखिए वाष्पन होती क्या है। तो जो वाष्पन की प्रोसेस होती है वह किसी पदार्थ के द्रव अवस्था से, हम कह सकते हैं यहां पे किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन। मतलब गैस जो होगा, जो द्रव होगा वह ऑलरेडी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। इसी को वाष्पन कहते हैं। अब ये वाष्पन की प्रक्रिया जो होती है किस पर होती है, क्या संपूर्ण जल में होती है? वाष्पन की क्रिया होती है, अब क्वेश्चन यहां से ये कर दे कि वाष्पन की क्रिया होती है, प्रश्न ये बनेगा आपका। तो पहला पॉइंट दे देगा सतह पर, दूसरा दे देगा अंदर, मतलब जल के अंदर, तीसरा प्रोसेस दे दे कि तली में, और चौथा दे दे ऑप्शन इसमें आपको कोई नहीं। देखिए बच्चों, जो भी जल की सतह की प्रोसेस जो होगी, जल के वाष्पन की जो प्रोसेस होती है, वेपोरेशन की जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है, वो जल के ऊपरी सतह पर होती है, अर्थात ऑप्शन ए हो। तो आपने देखा कि वाष्पन क्या है कि किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन, इसी घटना को हम वाष्पन कहते हैं। और वाष्पन की प्रोसेस जो होती है वह जल की सतह पर होती है, न कि संपूर्ण जल में होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए बच्चों, पढ़ते हैं इसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती क्या है? जो वाष्पन की प्रोसेस होती है, वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है, उसकी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो गुप्त का मतलब होता है कि उसके अंदर छिपी हुई ऊष्मा। अब छिपी हुई ऊष्मा क्या है? तो कोई एकांक द्रव्यमान की वस्तु हो, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का बिना ताप बदले, बिना ताप बदले, बिना टेम्परेचर कन्वर्ट किए बिना, उसको हम क्या कर दें, एकांक द्रव्यमान की वस्तु को बिना ताप बदले वाष्प में बदलने की क्रिया, वाष्प में बदलने की क्रिया, बदलने की, वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की क्या होता है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब एक निश्चित द्रव्यमान होगा और उस वस्तु का हम टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं, बल्कि एक झटके में उसे क्या करना है, वाष्प में बदल देना है।
तो वाष्प बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसी ऊष्मा को क्या कहते हैं, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यदि हम इस यूनिट की बात कर लेंगे, मात्रक की बात कर ले बच्चों, तो मात्रक होती है कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति किलोग्राम या जूल प्रति किलोग्राम। ये जो होते हैं इसके मात्रक होते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का। अब देखिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। दैनिक जीवन में उपयोग ये होता है बच्चों कि क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए द्रव की अपेक्षा भाप से हम अत्यधिक क्यों जलते हैं। तो रीजन क्या होती है कि खौलते द्रव की अपेक्षा भाप से जलना क्या होता है, अत्यधिक कष्टदायक होता है, खतरनाक होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो द्रव उबल रहा है बच्चों, उस द्रव के अंतर्गत जो है कोई लेटेंट हीट नहीं है, गुप्त ऊष्मा नहीं है, बल्कि जो भाप आ रही है उस भाप के अंतर्गत वेपोराइजेशन के अंतर्गत जो है, वाष्पन के अंतर्गत जो है इतनी आपकी गुप्त ऊष्मा है, लेटेंट हीट है कि वह आपको आप जब उसे जलते हैं तो बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है। तो वही है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब समझ होंगे इसका मात्रक भी आप देख लिए कि गुप्त ऊष्मा होती क्या है। अब बच्चे पढ़ते हैं क्वथन। क्वथन, अब क्वथन बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है, देखिए बॉइलिंग का मतलब होता है कि उबलना। जब किसी पदार्थ के ताप को धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे हम किसी वस्तु के ताप को बढ़ाते हैं वैसे वैसे उसके अंदर वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है होना शुरू हो जाता है। मतलब किसी भी वस्तु के तापमान को आप जब बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो उसके वाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है, तीव्र हो जाती है। और होता क्या है बच्चों कि जब अभिक्रिया तीव्र हो जाएगी, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वाष्पन की क्रिया जब बढ़ जाएगी तो पूरी प्रोसेस जो होती है वह जल जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, बुलबुला छोड़ने लगता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि क्वथन क्या है कि जब हम समझिए ये आपने किसी पात्र को ले लिया और इस पात्र के अंतर्गत आपने जल रखा, और जल रखने के फलस्वरूप क्या किया, आपने इसको अलाव दे दिया, आपने इसको आग दे दिया। जब आग दे दिए, जब इसको गर्म करना शुरू किए तो होगा क्या कि पहले प्रोसेस जो होगी ये सतह पर जो होगी यहां से जो है यह वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है कि एक ऐसी स्थिति आएगी कि यह जो है जल का अंदर जो है बुलबुले उठने लगेंगे और यह बुलबुले जो होंगे ऊपर जाना शुरू कर देंगे। तो ये तो उबलना शुरू हो गया और यह प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक संपूर्ण द्रव जो है क्या हो जाए, वाष्प में न बदल जाए। तो हमने क्या देखा, क्वथन क्या है कि किसी पदार्थ को ताप देने पर, ठीक ना, उसके उबलने की घटना क्या कहती है, क्वथन कहलाती है। और जिस ताप पर यह प्रतिक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। तो क्वथनांक आप समझ गए, क्वथन भी समझ गए। अब क्या होगा कि ये पूछ देगा, ये बताइए क्वथन की प्रक्रिया जो होती है वह कहां पर होती है, क्या जल की सतह पर होती है, क्या जल के अंदर होती है, जल के बाहर होती है, या कहां पर होती है। तो आप बताएंगे कि क्वथन की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, वह जो होती है आपकी, वह संपूर्ण जल में होती है, संपूर्ण जल में होती है। अब संपूर्ण जल में समझ गए होंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि जब जल के नीचे से जो बुलबुला छोड़ना शुरू करेगा तो यह ऊपर चला जाएगा। तो यह जल के ऊपर संपूर्ण जल में होती है। अब देखिए यदि हम किसी वस्तु के दाब को बढ़ा देंगे, मतलब दाब जो होती है प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग, क्वथन की मतलब हम जब वस्तु का दाब बढ़ा देंगे तो क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। अब मान लीजिए कुकर लिए हुए हैं, चाय को उबाल रहे हैं और उसको ढक दिए, तो जैसे ही ढक देंगे तो आप देखेंगे कि उसका दाब तो बढ़ा दिया, जो उसके अंदर वाष्प बन रहा था वो दाब तो बढ़ गया, लेकिन जैसे ही दाब बढ़ा तो वह क्वथन भी क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन दूसरी चीज कि जब दाब को इंक्रीज कर देंगे, घटा देंगे, तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब हमने देखा
कि जब दाब को बढ़ाया जाता है तो क्वथनांक पे क्या असर पड़ता है, तो दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी क्या होता है बच्चों, तो बढ़ जाता है। जबकि यदि हम दाब को घटा देते हैं तो क्वथनांक भी क्या होता है, कम हो जाता है। दाब को जैसे ही घटाएंगे आप तो मतलब दाब घटाने पर क्वथनांक भी क्या होगा, घटेगा। दाब बढ़ाने पर क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। दो ही चीजें हैं। तो तीन चीजें यहां से क्वेश्चन बढ़ने लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि दाब बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर घटेगा, घटेगा। यदि घटाने पर घट रहा है, बढ़ाने पर बढ़ रहा है, इसका मतलब दाब पर पॉइंटर टू बॉइलिंग, और यह प्रक्रिया जो हो रही है वह संपूर्ण जल में हो रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो जल का क्वथनांक होता है, H2O का बॉइलिंग पॉइंट होता है, वह होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेल्सियस जैसे उसको हम ताप देते हैं तो वह क्या होती है, वह उबलना शुरू हो जाती है। तो ये था आपका क्वथनांक। मतलब समझिए क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है एक आदमी की उसी तरह से है कि एक इंसान के बीपी को बढ़ाना, मतलब किसी को चिढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे चिढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे चिढ़ाते जाएंगे, क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपने आप के अंदर को बीपी को बढ़ा रहा है, तो वो भी बढ़ा रहा है। लेकिन जब पूरी तरह से बीपी बढ़ जाएगी तो समझिए एक ऐसा भी उसका बॉडी टेम्परेचर आएगा, पूरी तरह से हाइपर हो जाएगा, अब दौड़ जाएगा मारने के लिए। लेकिन घटना क्या होगी, अब देखिए दाब कैसे बढ़ा दिए उसको, दाब बढ़ाएंगे कब, मान लें कि जब समूह में चारों तरफ से आदमी है और उसको चिढ़ा दिए, तो बाकी लोग जो है हंस दिए, मतलब उसका क्या कर दिए, हंस गए तो दाब बढ़ा दिए, और जैसे ही दाब बढ़ा तो उसका पारा हाई हो गया, क्वथनांक बढ़ गया। लेकिन जब लोग जो है हंसे नहीं बल्कि उसको समझाने लगे, इसका मतलब जो है उसका प्रेशर घट गया, और जब प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट जो उसका बीपी होगा वो भी क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये पूरा फिजिक्स का है, जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे क्वथन क्या होती है, और जल की जो क्वथनांक होती है वह 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अब हम देखेंगे कि क्वथन के नियम क्या है बच्चों, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप ध्यान से देखें। अब देखिए बच्चों, पढ़ते हैं क्वथन के नियम। क्वथन के नियम, तो क्वथन के नियम में समझेंगे क्या आप, क्वथन के नियम में समझिए होता क्या है, रूल ऑफ बॉइलिंग, रूल्स ऑफ बॉइलिंग। पहली प्रोसेस क्या होगी कि यदि हम दाब को स्थिर कर दें, यदि आप किसी वस्तु के दाब को, प्रेशर को स्थिर कर देंगे तो उसके बॉइलिंग पे क्या असर पड़ेगा। यदि आप दाब को स्थिर कर देते हैं तो घटना क्या होगी कि यदि हम दाब को स्थिर कर दें, दाब को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, तो जब दाब को स्थिर कर देंगे तो जो भी द्रव होगा, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलना शुरू हो जाएगा। मतलब यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देंगे, बिल्कुल स्थिर कर देंगे, तो जितने भी हमारे लिक्विड्स होंगे उनके लिए क्या हो जाएगी, एक लिमिटेड टेम्परेचर हो जाएगा, और उसी टेम्परेचर पे वो उबलना क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो कंपनियों में क्या किया जाता है कि ऐसा नहीं कि हम दाब को स्थिर ना करें, दाब को स्थिर किया जाता है क्योंकि अनेक वस्तुएं हैं जिसको आपको क्या करना है, उबालना है, उसको गलाना है। तो करना क्या होगा कि उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कि उसको पता है कि हम इतने निश्चित टेम्परेचर देंगे तो यह वस्तु क्या हो जाएगी, क्वथन होना शुरू हो जाएगी, उबलना शुरू हो जाएगी। तो दाब को क्या किया जाता है, कांस्टेंट किया जाता है। दूसरी बात करें कि क्वथन का नियम है क्या, तो मैंने बताया कि क्वथन की प्रोसेस जो होती है संपूर्ण जल में होती है, संपूर्ण जल में होगी। तीसरी बात क्या है बच्चों, कि तीसरी बात यह होती है कि हमने देखा कि दाब, मतलब जो हमारा क्वथन है वह प्रोपोर्शनल टू दाब, मतलब जब हम क्वथन को बढ़ा रहे हैं,
जब क्वथन इंक्रीज करेंगे तो दाब भी क्या होगा, मतलब सॉरी, दाब को जब इंक्रीज करेंगे क्वथन क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। जब दाब को डिक्रीज कर रहे हैं तो क्वथन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब दाब घटाने पर क्वथनांक जो होती है घटती है और दाब बढ़ाने पर क्वथनांक क्या होती है, बढ़ती है। तो ये तो हम लोग देखा तीसरा पॉइंट संपूर्ण जल में भी होती है। चौथी पॉइंट देखते हैं कि यदि कह दे कि द्रव में अपद्रव्य मिलाने पर क्वथनांक पे क्या असर पड़ेगा। यदि कोई द्रव है, आपने उसमें अशुद्धियां मिला दिया, अपद्रव्य मिला दिया, तो क्या वह द्रव के ऊपर कोई वो प्रभाव डालेगा या नहीं डालेगा। तो हम कहेंगे कि द्रव में अपद्रव्य मिलाने पर, ठीक है, द्रव में यदि अपद्रव्य मिला देते हैं तो पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर होगा क्या बच्चों, बढ़ जाता है। तो आपने देखा कि क्वथन के नियम क्या है, रूल्स ऑफ बॉइलिंग है क्या और कैसे जो है ये क्वथन काम कर रहा है। आप समझ सकते हैं इस चीज को बहुत ही आसानी पूर्वक कि क्वथन के ऊपर कब कैसा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखते हैं बच्चों वाष्पीकरण के नियम क्या है। रूल्स ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए वाष्पीकरण का नियम क्या है। तो आप जानते हैं कि वाष्पीकरण का नियम मतलब वाष्पीकरण कब कब किस प्रोसेस में हो सकता है, कौन कौन सी उसके लिए घटनाएं होनी आवश्यक है। तो आप समझ सकते हैं कि पहला, वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। तो प्रत्येक ताप पर वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण जो होता है वह प्रत्येक ताप पर होता है। दूसरी बात देखिए, दूसरी आप कह सकते हैं कि जो हमारा वाष्पीकरण जो होता है वह ताप पर डिपेंड करता है, ताप प्रोपोर्शनल टू वाष्पीकरण। मतलब होगा क्या, यदि आप टेम्परेचर वस्तु का बढ़ा देंगे, जब आप किसी वस्तु के टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब देखिए यहां पे यदि आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वाष्पीकरण भी बढ़ा, यदि आपने घटाया तो टेम्परेचर, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो वाष्पीकरण जो होती है यह ताप पर भी डिपेंड करती है। तीसरी टॉपिक हम कह सकते हैं कि जो वाष्पीकरण के बाद जो आपका आता है, वाष्पीकरण जो है क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। मतलब घटना क्या है कि यदि हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे किसी वस्तु का तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए करना क्या है कि कपड़ा जो है, आप कपड़े को पूरी तरह से मोड़ दिए, मतलब पानी में भिगो दिए और गार दिए और उस पानी को निचोड़ दिए और निचोड़ने के बाद जो है उसको वैसे ही फोल्ड करके ले जा करके कहीं टांग दिए, और एक कपड़ा और फोल्ड किए थे, पानी निचोड़ दिए और उसको पूरी तरह से फैला दिए। अब देखेंगे कि सूखेगा जल्दी कौन, तो सबसे पहले कपड़ा वही सूखेगा जो तेजी से क्या होगा, फैला रहेगा। इसका मतलब क्या है कि हमने उसके क्षेत्रफल को बढ़ाया, तो जब हमने उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया तो वाष्पीकरण की दर क्या हो गई, बढ़ गई। और जब क्षेत्रफल को घटा दिया, समझिए जब क्षेत्रफल को मैंने घटा दिया तो ये भी क्या हो गई, घट गई। मतलब जैसे जैसे क्षेत्रफल कम करना शुरू कर देंगे वाष्पीकरण की दर जो होगी कम करना शुरू हो जाएगा। तो हमारा ताप, वाष्पीकरण ताप पर भी डिपेंड कर रहा है, क्षेत्रफल पर भी डिपेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है टेम्परेचर जो है वाष्पीकरण के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। अब देखिए यदि एक और क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि ये बताइए कि वायुमंडल में आर्द्रता कम होने पर, आर्द्रता कम होने पर वायुमंडल में यदि आर्द्रता कम हो जाए, यदि आर्द्रता कम हो जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि वायुमंडल में आर्द्रता कम होने पर वाष्पीकरण की दर, वाष्पीकरण की दर जो होती है वो बढ़ जाती है।
अब होगा क्या, आर्द्रता का मतलब क्या है कि जल वाष्प की मात्रा में कमी। अब ठंडा मौसम है नहीं, रुखापन आ गया, तो जो रुखापन जब आएगा, जो ह्यूमिडिटी की बात हो रही है कि ह्यूमिडिटी में यदि जो है कमी आ जाए, ह्यूमिडिटी डिक्रीज हो जाए, घट जाए, तो इवेपोरेशन पे वेपोराइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं कि वेपोराइजेशन की प्रोसेस होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि आर्द्रता है नहीं, ठंडी नहीं है। जब ठंडी नहीं रहेगी तो जैसे ठंडी होगी वाष्पन की क्रिया नहीं होगी, गर्मी होगी ठंडे वाष्पन की प्रक्रिया ज्यादा से ज्यादा होगी। तो ये हम लोग घटनाएं जो थी वाष्पीकरण के नियम से संबंधित थी बच्चों। अब देखिए होता क्या है, कुछ ऐसे भी, अब एक और क्वेश्चन आएगा कि ये बताइए कि वाष्पीकरण की दर क्या द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। हम लिख देंगे कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। द्रव की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब कैसे निर्भर करती है, जैसे हम देखते हैं अल्कोहल, ईथर, अल्कोहल और ईथर आप देखे होंगे कि ये तेजी से वाष्प हो जाता है, तेजी से वाष्पित हो जाती है, तेजी से वाष्पित होती है। लेकिन जो हमारा पारा होता है, वह पारा जो होता है वो तेजी से वाष्पित नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि अल्कोहल, ईथर जो है, जैसे पेट्रोल आप ले ली, वो भी तेज क्या होता है, भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन यदि हम द्रव बात कर रहे हैं, जल को ले लेंगे, उसी की जब हम जो ले ले, आपको मिट्टी तेल ले ले, किरोसिन आया, तो ये सारी चीजें जो होती है वो इतनी तेजी से वाष्पित नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं वाष्पीकरण का जो नियम है वह हमारे क्या कर रहा है, किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, आपने देखा बिल्कुल आसानी पूर्वक। आप जो है एक बार पढ़े और बिल्कुल फ्री और आसानी से पढ़े। अब देखिए बच्चों, आते हैं हम करेंगे वाष्पीकरण प्रक्रिया में दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। पहला पॉइंट आता है, देखिए हम कह सकते हैं कि सुराही या मटका में रखा हुआ जल, सुराही या मटका में रखा हुआ जो जल होता है वह ठंडा क्यों होता है। सुराही या मटका में रखा हुआ जल ठंडा क्यों होता है। अब रीजन क्या है, देखिए क्योंकि अब कह सकते हैं कि क्योंकि जो ठंडे सुराही होती है उसमें अनेक छिद्र होते हैं, असंख्य क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो आप कह सकते हैं क्योंकि असंख्य छिद्र होते हैं। अब ये बताइए भैया कि असंख्य छिद्र जब होगा तो वाष्पन तो अधिक होगा। तो जब असंख्य छिद्र होते हैं तो उसमें वाष्पन की जो होती है, वेपोराइजेशन की प्रोसेस जो होती है बहुत ज्यादा होती है। तो इसकी वजह से वाष्पन जो होता है अधिक होता है, ठीक ना। इसलिए जल ठंडा रहता है। जल क्या होता है, ठंडा रहता है। दूसरी प्रोसेस ये कह सकते हैं कि गर्मियों के मौसम में, जो गर्मी की मौसम आती है, तो गर्मियों के मौसम में दरवाजे और खिड़कियों पर खस के पर्दे लगाए जाते हैं। खस के पर्दे का मतलब ये हुआ, खस के पर्दे लगाए जाते हैं जो आपकी विंडो होगी और चाहे आपका डोर होगा। तो दरवाजे और विंडो पर, खिड़कियों पर जो है खस के पर्दे लगाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, कूलर जो होता है, कूलर के अंतर्गत जो होती है हम लोग क्या करते हैं, जो कुश या झाड़ियां होती है उसके पर्दे, उसकी जो होती है लेयर लगाई जाती है। इसका काम क्या है कि
वाष्पन की जो प्रोसेस होगी, वेपराइजेशन की जो प्रोसेस होगी वो ज्यादा मात्रा में होगी। जब ज्यादा मात्रा में होगी तो अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और जब अंदर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो हमें क्या होगी, ऑलरेडी ठंडक महसूस होगी। तो हम लोगों ने देखा कि वाष्पीकरण प्रक्रिया का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उसके बाद आता है बच्चों कि क्वथन। अब एक और देख लेते हैं प्रोसेस कि क्वथन से संबंधित दैनिक जीवन में उपयोग। क्वथन प्रक्रिया का, अब क्वथन प्रोसेस में अब ये देते क्वेश्चन कि ये बताइए पहाड़ों पे दाल चावल या भोजन, पहाड़ों पर दाल चावल या भोजन बनाना कठिन क्यों होता है, कठिन क्यों होता है। अब देखिए दाल चावल या भोजन बनाना कठिन होने का रीजन क्या है कि जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं, मान लीजिए कि आपका पहाड़ है और एक इंसान जो है, यह व्यक्ति जो है पहाड़ पर धीरे धीरे चढ़ रहा है, तो जब पहाड़ पे ऊपर जाएगा तो यहां पे जो वायुमंडलीय दाब है, यह वायुमंडलीय दाब क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि पहाड़ों पर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होती है, घट जाती है। और जब वायुमंडलीय दाब घटेगी तो रीजन क्या होगा कि वहां पे जल का क्वथनांक जो होगा घट जाएगा, जल का क्वथनांक घट जाता है। और जब जल का क्वथनांक घट जाएगा, जैसे ही जल का क्वथनांक डिक्रीज होता है, घट जाता है, तो अब ये बताइए कि जो जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल रहा था, अपने आप को रेडी हो रहा था, क्या वह जल 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो रेडी हो पाएगा। जो व्यक्ति 1 घंटे में भोजन कर रहा है, जो व्यक्ति 45 मिनट में भोजन कर रहा है, आप उसे कहें कि 35 मिनट में कर लो, 20 मिनट में कर लो, क्या कर पाएगा अपना संपूर्ण भोजन, नहीं कर पाएगा। वैसे ही यह जल का क्वथनांक जो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उबल करके बल्कि घट जाता है, जिसके कारण जो होता है यदि दाल चावल या अन्य भोजन आप बनाते हैं तो पहाड़ों पर क्या होती है, देर लगती है, आसानी से बन नहीं बनता है। इसी कारण क्या है, तो क्वथन प्रक्रिया में दैनिक जीवन में हमारा क्या था, उपयोग था। आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं कि अब देखो बच्चों, देखते हैं एक कार्य कि वायु की आर्द्रता, मतलब कह सकते हैं ह्यूमिडिटी। अब देखिए ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, हम जानते हैं कि वायुमंडल में प्रत्येक ताप पर वायुमंडल में प्रत्येक ताप पर कुछ ना कुछ, वायुमंडल में प्रत्येक ताप पर कुछ ना कुछ जलवाष्प पाई जाती है। कुछ ना कुछ क्या होती है, जलवाष्प पाई जाती है। तो जो जलवाष्प पाई जाती है, इसी जलवाष्प को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। आप समझ गए होंगे अब कि वायु की आर्द्रता क्या है। वायुमंडल के अंतर्गत हर टेम्परेचर पर कुछ ना कुछ जलवाष्प पाई जाती है, जिसके कारण पाई जाती है, उसी जलवाष्प को, उसी वाटर वेपर को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब देखिए बच्चों, ह्यूमिडिटी रीजन क्या है। पहला आप देखते हैं कि बर्फ से भरी हुई गिलास, यदि ये गिलास है और इस गिलास के अंतर्गत ये गिलास है और इसमें मैंने भर दिया क्या, बर्फ। अब जब बर्फ भर दिए तो घटना क्या होगी कि बाहर इस गिलास पर जो होती है, ऐसे जल की बूंदें जो होती है दिखाई देने लगती है। रीजन क्या है कि बाहर की जो जल वाष्प है वह जैसे ही इससे टकराती है तो टकराने के फलस्वरूप क्या होती है, संघनित हो जाती है, संघनन हो जाता है उसका। और जब संघनन हो जाता है तो वही जल की बूंदों के रूप में क्या होती है, दिखाई देने लगती है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो किस कारण से होती है, आप बता सकते हैं, जलवाष्प के कारण, जलवाष्प के संघनित होने के कारण होती है। दूसरी पॉइंट देखिए,
दूसरी पॉइंट आप देखे होंगे कि घटना क्या है कि यहाँ पे तो जलवाष्प से संघनित हो गई और संघनित होने के बाद जो है आपकी जल की बूंदें बन गई। लेकिन दूसरी घटना क्या होती है कि आप समझते होंगे कि जब बरसात का मौसम होता है, रेनी डे में, रेनी सीजन, जो रेनी सीजन होती है, बरसात का मौसम होता है, तो उसके अंतर्गत जो हमारा साल्ट होता है, नमक जो होता है, वह क्या करता है, पानी छोड़ देता है, पसीज जाता है। अब पानी या पसीज जाना, ठीक ना, गर्म जाड़े के सॉरी बरसात के मौसम में नमक का क्या होना, पसीजना। पसीजना किस रीजन से होता है, तो यह रीजन होता है बच्चों, यहां पे आप कह देंगे कि वाटर वेपर के कारण होता है। वाटर वेपर, जलवाष्प के कारण जो होती है ये प्रोसेस होती है। तो वायु की आर्द्रता आपने देख लिया और इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको मैं अब इस पे हम जो है आधारित क्वेश्चन कर लेंगे कुछ। जैसे आप जानते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, एवं केल्विन में संबंध क्या होता है। देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध क्या होता है, तो आप जानते हैं कि C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5 ये होता है, ये संबंध होता है। अब प्रश्न कैसे दे देगा आपको, प्रश्न ऐसे ऐसे देगा कि आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो आप जो है इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब दे दिया जाए प्रश्न में कि 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, फ़ारेनहाइट में। अब देखिए, चूंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात कर लेंगे बच्चों, तो सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, हालांकि दोनों आपस में बराबर है, तो हम इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। 40C/5 इक्वल टू F-32/9। अब सवाल में दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस का मतलब ये C का मान दिया हुआ है, तो C का मान दिया हुआ कितना, 40/5 इक्वल टू F-32/9। 5 से घटा देंगे, 8 बार में कट जाएगा, 9 का 8 में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 इक्वल टू F-32। अब 72 और 32 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1, F-32 है तो इसको जोड़ देंगे 72 प्लस 32 दैट इज 104। मतलब 4 जो 40 डिग्री सेल्सियस है वो 40 डिग्री सेल्सियस जो होगा वह 104 फ़ारेनहाइट के क्या होता है, बराबर होता है। यदि मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर जो है वह दिखा रहा है 32 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब जो है कि वह जो है 104 फ़ारेनहाइट के बराबर है। अब देखिए बच्चों, जितना हम क्वेश्चन पढ़े थे, जितने हम लोग थ्योरी पढ़े थे उससे संबंधित क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे करें कि कांच का रेखीय प्रसार गुणांक जो है वह 0.0001 प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो रेखीय प्रसार गुणांक होगा क्या। अब देखिए, मैं एक चीज बताया था आपको कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक, ये तीन चीज मैं बताया था। अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा, इनमें जो संबंध होता है, एक संबंध है, दो संबंध है, तीन का होता है, मैं बता चुका था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बीटा होती है वह अल्फा की 2 गुनी होती है रेखीय प्रसार के गुणांक के, और जो गामा होती है वह 3 गुनी होती है। तो यहां पे करें कांच का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, देखिए हल करते हैं इसको। तो जो कांच का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है वह कितना है, इसका मतलब बीटा दिया हुआ है, बीटा बराबर 0.001 दिया हुआ है। जब बीटा बराबर 0.001 दिया हुआ है, इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, रेखीय प्रसार गुणांक पूछ रहा है। तो बीटा का संबंध जो है 2 अल्फा से है, बीटा बराबर क्या है हमारा 2 अल्फा, ये हमारा फार्मूला है। तो यदि हम अल्फा निकालेंगे तो बीटा बाई क्या होगा
2 होगा। तो बीटा वाई जब 2 हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि हम इसका आधा कर देंगे। तो जब आप इसका आधा कर देंगे बच्चों, बीटा का जब आधा आप कर देंगे, तो आप पाएंगे क्या कि यह घटना जो होगी किस तरीके से मतलब जो है पड़ेगी। तो आप देखिए, यह है 0.001, सॉरी 000 है, 1 है, और बाई 2, तो भाग करके दिया जाएगा नहीं, तो ये होगा 0.0005, 0.005। ये जो होगा आपका क्या होगा, रेखीय प्रसार गुणांक आएगा उतना भी अल्फा बराबर। दूसरा देखिए, करें किसी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक जो है इतना है, मतलब अल्फा बराबर दिया हुआ है, अल्फा बराबर दिया है 0.00011, तो करें धातु का आयतन प्रसार गुणांक, मतलब आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा, मतलब ये पूछ रहा है गामा, और आप जानते हैं गामा बराबर होगा 3 अल्फा, 3 अल्फा, 3 गुणे अल्फा का मान होगा 0.00011। अब गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये आएगा 0.000 और ये हो जाएगा 3। तो ये आपने देख लिया किसी धातु का रेखीय प्रसार गुणांक कितना है, तो उसमें आयतन प्रसार कितना होगा, तो ये आएगा 0.0033 आएगा। ये समझ गए होंगे आप। और आप जानते ही हैं कि इसकी जो मात्रक होती है वो क्या होती है, डिग्री सेल्सियस होती है। यहां पर भी छूट गया है, इसका मात्रक क्या होगा, डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है यहां पे कि लोहे की 100 मीटर लंबी पटरी का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है। यदि ताप बढ़ाकर 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, 100 मीटर लंबी, पहले रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी की पटरी है, और इस रेलगाड़ी की पटरी की जो लंबाई है ये 100 मीटर है, 100 मीटर है मान लीजिए। अब 100 मीटर है तो इसका जो टेम्परेचर था उस समय टेम्परेचर जो था 25 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन यदि ताप बढ़कर के 60 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आया और गर्मी के मौसम आते ही टेम्परेचर कितना हो गया, बढ़कर के 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम देखेंगे कि इसमें जो है, पहले तो हम इसको देखते हैं लंबाई कितनी है। तो लंबाई है बच्चों, इसकी प्रारंभिक लंबाई जो है ये है 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 100 मीटर है। अब इसमें ताप में वृद्धि देखते हैं, डेल्टा टी कितना हो रहा है, तो 60 से कितना हो जाएगा, 25 से कितना हो रहा है 60, तो अंतर निकालेंगे तो आएगा कितना, 35 आएगा। अब पूछ रहा है कि ये बताइए कि इसमें कितनी वृद्धि होगी, जबकि रेखीय प्रसार गुणांक जो दे रखा है अल्फा बराबर दे रखा है यहाँ पे। तो हम निकालेंगे, हम जानते हैं कि डेल्टा एल इक्वल टू कितना होता है, तो ये डेल्टा एल इक्वल टू होता है अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। अब जानते हैं कि क्षेत्रीय प्रसार, सॉरी जो रेखीय प्रसार होता है, यह जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है प्रारंभिक लंबाई बटा में, प्रारंभिक लंबाई बटा में, सॉरी लंबाई में वृद्धि बटा में प्रारंभिक लंबाई इनटू डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा टी होता है, यहां से फार्मूला आपको बताया जा चुका है कि जो डेल्टा एल है, जो अल्फा है, देखिए अल्फा जो होती है वो डेल्टा एल बटा में एल इंटू डेल्टा टी के इक्वल क्या होती है, बराबर होती है। तो आप समझ में आएगा कि एल इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये रखेंगे 100 गुणे, यहाँ पे एल जो है आपने 100 रख दिया, अल्फा गुणांक दे रखा है 2 गुणे 10 घात माइनस 5, और देखिए टेम्परेचर में कितना हो रही है 35, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 गुना 70 हो जाएगा, अर्थात ये कट के आएगा 70 गुणे 10 घात माइनस 3, अर्थात जब भाग करेंगे तो ये होगा 0.7 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जब गर्मी में टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, तो जैसे ही 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ, तो वह जो पहले हमारी 100 मीटर की रेल की पटरी थी वह बढ़ करके कितनी हो जाएगी बच्चों, तो वह हो जाएगी 100.7 मीटर की हो जाएगी। तो इसीलिए जो होती है ट्रेन की पटरियां जो भी बनाई जाती है उसके पीछे क्या होती है, गैपिंग रख दी जाती है, क्योंकि जब उष्मा मिलेगी तो उष्मा मिलने के बाद उसमें रेखीय प्रसार होगा, और जब रेखीय प्रसार होगा तो ऑलरेडी क्या होगी बच्चों, वृद्धि होगी। तो आप समझ गए होंगे कि यह किस प्रकार से जो है फैल रहा है और कैसे हम लोग सवाल को हल कर रहे हैं आसानी पूर्वक। तो आपको सूत्र को याद रखने की जरूरत है।
बच्चों जो हम हिट चैप्टर पढ़े हैं, हिट चैप्टर में इससे महत्वपूर्ण जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप जो है जवाब अवश्य दें। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा संचरण तेजी से होता है, तो ऊष्मा संचरण जो होगा वो किस में तेजी से होता है, किस मेथड द्वारा होता है, क्या संवहन, चालन या विकिरण। आप ऑप्शन दिया गया, आप अवश्य जरूर उत्तर देंगे उसका। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होती है, न्यूटन होती है, डिग्री सेल्सियस होती है या मीटर पर सेकंड होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, 89.6 फ़ारेनहाइट होती है, 98.6 फ़ारेनहाइट होती है या 98.6 डिग्री सेल्सियस होती है। सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा पहुंचता है वह किस मेथड द्वारा पहुंचता है, क्या वह संवहन होता है, चालन होता है, विकिरण होता है या तीनों होती है। पांचवा क्वेश्चन है कि अंगीठी पर पतीली में यदि पानी को रख दिया जाता है, पानी भरकर रख दिया जाता है, तो वह किस मेथड द्वारा गर्म होता है, क्या वहां पे संवहन एवं विकिरण दोनों होता है, क्या वहां पे चालन एवं संवहन होता है, क्या चालन व विकिरण द्वारा होता है या चालन, संवहन एवं विकिरण तीनों काम करता है। तीसरी क्वेश्चन आती है कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है। तो देखिए बच्चों, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना होता है, तो ये होता है 273 केल्विन होता है, 373 केल्विन होता है, 0 केल्विन होता है या 100 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा -100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन पैमाने पर मान कितना होगा। तो आप बता सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वह 73 केल्विन होगा, 273 केल्विन होगा, -273 केल्विन होगा या 173 केल्विन होता है। तो बच्चों ये जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कहीं ना कहीं कई बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, कई एग्जामों में पूछे गए हैं। ये तो सुपर टेट में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर जो है कितना होता है, और ये भी पूछा गया है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस मेथड द्वारा पहुंचता है। ये क्वेश्चन जो है आपके सुपर टेट में आए हुए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं पिछले उठा करके। तो आप जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक आप जो है इसका जवाब अवश्य दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और आप सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।